हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीडीपी की हमारी सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी क्लास नंबर 29 है। इससे पहले फ्रेंड्स हम 28 क्लासेस कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पर आप सारी क्लासेस एक साथ देख पाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारा जो हिंदी पेडागोजी का सिलेबस है पूरा थ्योरी वाला वो कवर अप हो चुका है, तो अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। ओनली 15 क्लासेस हैं हिंदी पेडागोजी की, और अगर आप उन 15 क्लासेस को कर लेते हैं तो आपका हिंदी पेडागोजी एकदम कंप्लीट हो जाएगा, वो भी बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, अगर आप लोग सीटेट का नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पेड नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है। बहुत इजी क्वेश्चन है और मैंने आपको कई बार ट्रिक के साथ भी बताया हुआ है, और नोट्स में आप लोगों ने देखा होगा सारी ट्रिक मैंने मेंशन करी हुई हैं। आपको याद होगा S, C और L, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की इन तीन चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, और जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास है उसमें ये तीन ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है। अब ये तीन चीज़ें क्या हैं? ये तीन चीज़ें हैं S फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज। बस समाज, संस्कृति और भाषा, ये तीन चीज़ें बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी हैं, ऐसा कहते हैं वाइगोत्स्की। अब आपको यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिख रहा है सांस्कृतिक उपकरण, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ईजी था, ट्रिक अगर याद है तो आप अपने आंसर तक ईजिली पहुँच जाएंगे फ्रेंड्स। सांस्कृतिक उपकरण यानी कि ये जो आपका कल्चर है, ठीक है, कल्चर को महत्व देते हैं, तो ये कहते हैं हमारी जो संस्कृति है और सांस्कृतिक उपकरण हैं, ये जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों टर्म आपको याद रखने हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये तीन चीज़ें बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, ऐसा कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, बाकी ये जो परिपक्वता की बात है, अनुकूलन है, इस सब की बात कौन करते हैं? जीन पियाजे करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक रचनात्मक आकलन का उपयोग शिक्षार्थियों के लिए भय रहित और सहयोगी वातावरण का निर्माण करने हेतु कर सकता है, क्योंकि यह क्यों कर सकते हैं, आपसे ये पूछा है। पहला है, अध्यापकों के लिए सुविधाजनक होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है। रचनात्मक आकलन का उपयोग जो है इस बच्चों के लिए करते हैं भय रहित और सहयोगी वातावरण बनाने के लिए, यानी कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जा रहा है जहाँ पर बच्चे डरे नहीं, भय रहित, बच्चों के मन में भय ना हो, और साथ ही साथ सहयोगी वातावरण, ठीक है, जहाँ पर बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके पढ़ेंगे, वो वाली चीज़। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये पॉजिटिव माना जाता है और बेहतर माना जाता है, और ऐसा टीचर कर रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा ये बताना है आपको। पहला है, अध्यापकों के लिए सुविधाजनक होता है। दूसरा है, इससे पूर्व प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती है। तीसरा है, शिक्षार्थियों की अधिगम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। और चौथा है, कैसे और क्या पढ़ना चाहिए इसके लिए विविध अधिगम शैलियाँ शामिल नहीं करता है। तो देखिए बहुत सिंपल सा आंसर है ऑप्शन थर्ड, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर भय रहित क्लासरूम होगी, मतलब ऐसी क्लास होगी जहाँ पर बच्चों को डराया धमकाया नहीं जा रहा है, बच्चे अपनी मर्जी से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी रुचि के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और सहयोगी वातावरण जहाँ पर टीचर भी स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं और स्टूडेंट भी दूसरे स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं, ऐसा एनवायरनमेंट। बताइए ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चा किस तरीके से सीखेगा? बहुत अच्छे से सीखेगा, एक्टिव होकर के सीखेगा, उसका पढ़ने में मन लगेगा। एक्टिव होना मतलब क्या होता है? सक्रिय होना, वो अपना पूरा दिल और दिमाग लिए बैठा है और अपनी रुचि के अनुसार वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा? राइट आंसर हम देख रहे थे ऑप्शन थर्ड। देखिए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी होगी, ठीक है, वही चीज़ है, बच्चा क्या होगा? एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि अगर बच्चों के मन में आप डर पैदा नहीं कर रहे हैं मारने पीटने का तो ये पॉजिटिव चीज़ है, और अगर आप डर पैदा कर दे रहे हैं तो फिर वहाँ पर बच्चा जो है सक्रिय रूप से नहीं सीख पाएगा, फिर वो ज़बरदस्ती बैठा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चा सक्रिय भागीदारी जो है बच्चे की ये सुनिश्चित करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे सक्रिय होकर पढ़ें, यानी कि पूरा रुचि के साथ पढ़ें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, तो आपको अपनी क्लासरूम कैसी बनानी होगी? भय रहित बनानी होगी, और वातावरण कैसा बनाना होगा? सहयोगी वातावरण बनाना होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
बाकी ये सब इसके सही नहीं होंगे कि अध्यापकों के लिए सुविधाजनक है, नहीं। पूर्व प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। और अधिगम जो शैलियाँ हैं उनको शामिल नहीं करता है, ये सब हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत की मान्यता है कि मानव मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियाँ जैसे स्मरण शक्ति, अवधान शक्ति, कल्पना एवं तर्क शक्ति आदि परस्पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तथा इनका विकास अभ्यास एवं स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है एक प्रीवियस ईयर वाली प्लेलिस्ट में, आप देखिएगा, मे बी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो देखिए, पहला है सामान्यीकरण का सिद्धांत, दूसरा है औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, तीसरा है समतात्विक सिद्धांत और चौथा है अवयववादी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन 2। ठीक है, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। इसी सिद्धांत की ये मान्यता है कि जो मानव मस्तिष्क की शक्तियाँ हैं जैसे स्मरण शक्ति है, अवधान शक्ति है, कल्पना शक्ति है, तर्क शक्ति है, ये परस्पर क्या है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ओके, ठीक है, परस्पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और इनका विकास अभ्यास और स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण के द्वारा किया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग दे करके किया जाता है। तो ये कहा जाता है औपचारिक अनुशासन के सिद्धांत में। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? देखिए, NEP 2020 इसमें किस चीज़ की वकालत करी है बताइए। पहला है शिक्षार्थियों का समग्र विकास, ठीक है, ये तो सही है। दूसरा है अनुभवात्मक शिक्षा, जी हाँ, इसकी भी बात करी है। पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, जी हाँ। अब ये कटौती देखकर ये मत समझिएगा कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती का मतलब है कि जो कंटेंट है उसको कम कर दो, यानी कि भर भर के आप बच्चों को मत पढ़ाओ, कम पढ़ाओ, पाठ्यक्रम को कम करो, लेकिन इस तरीके से पढ़ाओ कि बच्चों को समझ में आए। कहते हैं ना, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है, तो वही चीज़ है। इतना सारा सिलेबस आप पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चों को समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बोझ लग रहा है। उससे बेटर है कि पाठ्यक्रम को कम करो और इस तरीके से पढ़ाओ कि बच्चों को समझ में आए और मज़ा भी आए। ठीक है, तो इसीलिए ये भी हमारा सही है। और बहुभाषावाद, इसको भी वो बढ़ावा देता है। बहुभाषावाद यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म, जहाँ पर एक क्लास में अनेक भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं तो उनको उनकी भाषा में बोलने का मौका दिया जाए। ऐसा नहीं कहा जाए कि आप अपनी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं हर बच्चे की घर की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। इसी को हम कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। तो हर कोई स्कूल में आकर के अपने अपने घर की भाषा को बोल सकता है। ठीक है, बोलने की आज़ादी है और ये जो है NEP 2020 कहता है। तो हम कहेंगे इसमें सारे ही ऑप्शन सही हैं फ्रेंड्स, जितने भी आप देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हमको देखना होगा कि ऐसा कहाँ लिखा है। वो लिखा है ऑप्शन थर्ड में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन सीटेट में बनता है, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? आप कहेंगे बुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, और उसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। अब उन 8 प्रकार की बुद्धि में से ये 4 प्रकार की बुद्धि लिखी हुई है। ठीक है, और आपको बताना है कि ये जो अंतःस्थिति है ये जो है कौन से वाले में सही है, यानी कि 3 में अंतःस्थिति गलत दी है लेकिन एक हमारा यहाँ पर सही होगा, तो सही वाला आपको चूज़ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है बुद्धि का प्रकार भाषिक, अंतःस्थिति अनुपालन, संभावना लेखपाल। दूसरा है बुद्धि का प्रकार है स्थानिक और अंतःस्थिति अनुपालन है वास्तुकार की। नेक्स्ट है बुद्धि का प्रकार शारीरिक गति संवेदना और अंतःस्थिति है गायक की। और चौथा है बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना है शिक्षक। बताइए कौन सा आपको सही लग रहा है? देखिए, भाषिक बुद्धि जिसके अंदर अच्छी होगी ना, उसमें क्या होगा, भाषा से संबंधित सारी चीज़ें उसके अंदर स्ट्रॉन्ग होंगी, यानी कि भाषा में उसकी बहुत अच्छी पकड़ होगी। जैसे आपने कुमार विश्वास के बारे में सुना होगा, उनकी भाषा में पकड़ बहुत अच्छी है। कविता में कौन सी लाइन किस तरीके से बोलनी है वो उनको पता है, भाषा का शुद्ध रूप वो बोलते हैं। ठीक है, तो भाषा में यानी कि लैंग्वेज में जिसकी पकड़ अच्छी होगी, हम कहेंगे उसके अंदर भाषिक बुद्धि अच्छी होगी। ठीक है,
यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छा होगा। अब ये कह रहा है कि लेखपाल के अंदर ये होगा, तो ये लेखपाल के अंदर नहीं होगा, ये होगा कवियों के अंदर। ठीक है, अगर कवि लिखा होता तो ये सही हो जाता, तो ये एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है बुद्धि का प्रकार स्थानिक। देखिए स्थानिक बुद्धि और वास्तुकार दिया है, नहीं वास्तुकार नहीं होगा। स्थानिक बुद्धि मतलब होता है किसी चीज़ को देख, कोई स्पेस देख करके हम सही अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सॉरी, हाँ ये सही है यहाँ पर, क्योंकि स्थानिक मतलब वास्तुकार जो होते हैं ना, स्थान को देख करके वो सही अनुमान लगा लेते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ कैसे बनानी है। ठीक है, ये यहाँ पर सही मैच हो रहा है। फिर भी अदर ऑप्शन एक बार देखते हैं। शारीरिक गति और गायक बनेगा, जी नहीं, शारीरिक गति जिसमें अच्छी होगी वो क्या करेगा, वो स्पोर्ट पर्सन बन सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं, जो क्रिकेटर होते हैं, या जो हर फील्ड में, खेलने वाले फील्ड में, तो वो सभी क्या होंगे, उनके अंदर शारीरिक गति अच्छी होगी। ठीक है, यानी कि काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उनमें अच्छा होगा। अब ये गायक कह रहा है तो गायक नहीं होगा, क्योंकि गायक के अंदर तो संगीतात्मक बुद्धि होती है, ना कि शारीरिक गति बुद्धि। ठीक है, तो ये बाहर। नेक्स्ट है बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक है और शिक्षक, जी नहीं, प्राकृतिक मतलब होता है जो नेचर से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जूलॉजिस्ट होते हैं, है ना, तो वो प्रकृति से उनका लगाव होता है। तो स्थानिक बुद्धि हम कहेंगे वास्तुकार, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है। यह कथन कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाता है? बताइए। दंड से खुद को बचा रहा है, यानी कि कोई मुझे मारे ना, इस चीज़ को वो ध्यान में रख रहा है। पहला है दंड और आज्ञापालन अभिमुखता, यही हमारा सही हो जाएगा। हमको दंड ना मिले, मारपीट ना हो हमारे साथ, इसलिए हम जब किसी काम को करते हैं डर के भय, डर से, तो वो हमारा क्या है, दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता, यानी कि हम किसी की आज्ञा पालन, हम किसी का आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं ताकि हमको उससे दंड ना मिले। जैसे स्कूल में क्या होता है, टीचर कहते हैं कि कल इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप याद करके लाइएगा, हम आपसे पूछेंगे, अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको मार पड़ेगी। तो आप क्या करते हैं, उन 5 क्वेश्चन को रटते हैं घर में बैठ के, चाहे रात भर लग जाए, लेकिन उनको रटने में लगे रहते हैं। वो क्यों रटते हैं, टीचर की आज्ञा का पालन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको दूसरे दिन मार ना पड़े इसलिए। ठीक है, तो दंड से बचने के लिए अगर हम आज्ञा का पालन करते हैं तो यही होता है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ट्जबर्ग मैस्लो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में प्रथम स्थान पर किन आवश्यकताओं को रखा है? प्रथम स्थान पर किन को रखा है? देखिए ये मैंने आपको नोट्स में आप देखना, इस तरीके से ट्रायंगल बनाया हुआ है और इन्होंने जो आवश्यकताओं का क्रम बताया है वो मैंने पूरा ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जो इन्होंने बताया है, तो उसमें आपसे पूछा है कि सबसे नीचे यानी कि सबसे पहली आवश्यकता मनुष्य की कौन सी बताई है इन्होंने? तो सबसे पहली बताई है फ्रेंड्स शारीरिक आवश्यकता, फिजिकल नीड जो व्यक्ति की होती है, जो कि हमको सेकंड नंबर पर दिख रही है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे ऊपर कौन सी मांग है, तो सबसे ऊपर कहते हैं ये आत्मसिद्धि की मांग। ठीक है, ऐसे ही होता है, शारीरिक मांग हो गया, सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग, नहीं सॉरी ऐसे होगा, पहला शारीरिक मांग होता है, फिर सामाजिक मांग, सुरक्षा की मांग, आत्मसम्मान की मांग और आत्मसिद्धि की मांग। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना होता है, सबसे नीचे और सबसे ऊपर कौन सी मांग इन्होंने बताई है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। प्रथम स्थान पर जो इन्होंने आवश्यकता बताई है, यानी कि मांग बताई है, नीड बताई है, वो बताई है शारीरिक आवश्यकताएं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्ट लेविन द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत कौन सा है? बताइए, कर्ट लेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सीधा सा आप कहेंगे इन्होंने क्षेत्र सिद्धांत दिया है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आप एज इट इज़ याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत अभी हमने देखा, किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। और इन्होंने कौन सा दिया? इन्होंने दिया है क्षेत्र सिद्धांत, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे के अंदर क्या हो रहा है? इमेजिनेशन की पावर और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो कौन सी स्टेज में आती है? तो आप क्या कहेंगे? उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था में, थर्ड स्टेज में। ठीक है, ये वाली
इसमें अमूर्त चिंतन और कल्पना शक्ति दोनों ही विकसित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित करते हैं? बताइए। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच ये कहाँ विकसित होती है? ये होती है अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में, ठीक है, यानी कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। यहाँ पर ये जो आप रीजनिंग लगाते हैं ना, यानी कि ये जो परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक सोच होती है एक साइंटिस्ट की तरह होती है, और वो बच्चा कौन सी स्टेज में लगाता है? अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ जैसे करते हैं ना, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, इसके क्या प्लस चीज़ यानी कि इसकी क्या पॉजिटिव चीज़ें होंगी, क्या नेगेटिव चीज़ें होंगी, मतलब सारा कुछ आप सोचते हैं। तो एक साइंटिस्ट की तरह जब आप दिमाग लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम भी अगर सामने आती है तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं कि पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है। तो इस तरीके से ये आता है अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में। अब देखिए जीन पियाजे ने ये जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, इसकी ट्रिक आप याद रखेंगे। SPCF इसकी ट्रिक है। S फॉर सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी चालक, P फॉर प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक, और F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक। तो ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था है, इसी में पियाजे कहते हैं कि बच्चे के अंदर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच जो है उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कदम विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों में बाधा डाल सकता है, यानी कि रुकावट पैदा कर सकता है, एक बैरियर बना सकता है? पहला है समस्या को समझने के लिए स्कीमा संरचना को सक्रिय करना। ये तो पॉजिटिव चीज़ है, ये बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, बल्कि ये अच्छी चीज़ है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं और उसका सोल्यूशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में स्कीमा बनाना होता है। अब ये स्कीमा क्या है? तो देखिए स्कीमा वर्ड दिया था जीन पियाजे ने। ये आपसे सिंपली कई बार पूछा हुआ है कि स्कीमा के बारे में कौन बात करते हैं, तो आप कहेंगे जीन पियाजे बात करते हैं। अब ये स्कीमा क्या होता है ना, देखिए जैसे सपोज़ ये आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ब्रेन के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी फीडेड होती हैं, ठीक है। जैसे अभी आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने अपने दिमाग में एक स्कीमा बनाया होगा कि ये सिलेबस है, इतने सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं। फिर सब्जेक्ट के अंदर भी आपने देखा होगा कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक में भी जो इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयरली आए हुए हैं, उन टॉपिक को आप फोकस करते हैं और फिर पढ़ रहे हैं। तो ये जो पूरा आपके दिमाग में ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन फीडेड है शॉर्ट फॉर्म में, इसी को हम कहते हैं स्कीमा। और ये स्कीमा हर चीज़ का बनता है, ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही है, हमारे दिमाग में हर चीज़ का एक स्कीमा बना होता है। तो अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उस स्कीमा को आपको एक्टिव करना होगा, ठीक है, सक्रिय करना होगा। ये तो सही है, ये बाधा नहीं डालता है, बल्कि ये अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है समस्या के बारे में प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना। जी हाँ, यानी कि समस्या से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उस पर आप फोकस कर रहे हैं, ये भी सही है। ये कह रहा है समस्या के संभावित समाधानों की पहचान करना। जी हाँ, उसके जो समाधान हो सकते हैं उनकी आप पहचान करेंगे। लेकिन 3rd ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे किसी समस्या को प्रस्तुत करने के एक निर्दिष्ट तरीके पर अटक जाना, यानी कि कोई प्रॉब्लम है और उसको आप प्रस्तुत कर रहे हैं और प्रस्तुत आप सिर्फ एक ही तरीके से कर रहे हैं और उसी पर अटक जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। प्रॉब्लम को आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो अनेक तरीक़ों से कर पाएँ और उसका सॉल्यूशन भी अनेक तरीक़ों से निकालना है, ना कि एक ही चीज़ पर अटक जाना है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3rd हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक ने देखा कि एक छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है। उसने यह अनुमान लगाया कि उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। उसके द्वारा लगाया गया अनुमान निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? वर्ग की बात हो रही है, ठीक है, बच्चे को वर्ग बनाने में कठिनाई है। अब देखिए टीचर क्या कह रहे हैं कि हीरे का चित्र बनाने में भी उसे कठिनाई होगी, ऐसा टीचर सोच रहे हैं। तो उनके द्वारा जो अनुमान लगाया जा रहा है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपसे पूछा है। पहला है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। दूसरा है विकास प्रक्रिया प्रमाण संबंधी है। तीसरा है विकास क्रमिक है। और चौथा है अलग अलग लोगों के लिए विकास भी अलग अलग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है फ्रेंड्स, कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है, ठीक है।
फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित आकलन के साधनों में से किसका प्रयोग सामान्यतः अधिगमकर्ता द्वारा किए गए परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है पूछा है, ठीक है। अब देखिए, पहला है रूब्रिक्स, ये तो ठीक है। चेकलिस्ट भी ठीक है। श्रेणी पैमाना यानी कि जो आपका रेटिंग स्केल होता है ये भी ठीक है। लेकिन ये जो क्विज है ना, कक्षा प्रश्नोत्तरी, ये यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है जो प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है, परियोजना कार्य दिया जा रहा है, उसका इवैल्यूएशन करना है, उसका मूल्यांकन करना है। तो अगर आप प्रोजेक्ट वर्क का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो कक्षा प्रश्नोत्तरी सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप रूब्रिक्स, चेकलिस्ट और जो रेटिंग स्केल होती है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कौन सा मूल्यांकन हेतु सही नहीं है पूछा है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक हो तो इस प्रकार का स्थानांतरण क्या कहलाता है? इससे इजी क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही नहीं। देखिए, जब हमारा जो प्रीवियस नॉलेज होती है ना, वो नए नॉलेज को सीखने में अगर हेल्प कर रही है, सहायता कर रही है, तो हम उसे कहते हैं सीखने का धनात्मक स्थानांतरण, ठीक है। याद रखेंगे, पॉजिटिव होता है ये, ठीक है। और अगर यहीं पर आपसे पूछ दे कि पूर्व में प्राप्त जो अनुभव है, जो प्रीवियस नॉलेज है आपका, वो जो है नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, एक बैरियर बना रहा है, तो वो कैसा स्थानांतरण है? तो आप कहेंगे वो है आपका ऋणात्मक स्थानांतरण, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर प्रीवियस नॉलेज नई नॉलेज को गेन करने में हेल्प कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर वही आपका रुकावट पैदा कर रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, तो उसको हम कहेंगे ऋणात्मक स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धनात्मक स्थानांतरण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? नोट पूछा है। पहला है बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, जी हाँ। प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, जी हाँ। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी एबिलिटी होती है जो उस बच्चे को यूनिक बनाती है। नेक्स्ट है प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है, जी बिल्कुल। हमने पढ़ा था राइट टू एजुकेशन एक्ट, आपको याद होगा 2009, जहाँ पर सभी को शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। अनिवार्य शिक्षा आपको याद होगा, तो शिक्षा का अधिकार सभी को है, ये भी सही है। नेक्स्ट है प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। क्या कभी ऐसा होता है कि पाठ्यक्रम जो है बच्चा खुद ही निर्धारित कर देगा? नहीं, पाठ्यक्रम बच्चा निर्धारित नहीं करता है, वो एजुकेशन सिस्टम का काम है, वो आपके स्कूल का काम है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम जो है उसका निर्माण इंडिविजुअल एक बच्चे द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसीलिए ये इसकी विशेषता नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और फ्रेंड्स लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। वैसे आप लोग पॉजिटिव कमेंट काफ़ी करते हैं, तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि यस, आप लोगों को समझ में आ रही हैं क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अभी तक फॉलो नहीं करा है तो आप कर लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि जो भी अपडेट्स रहती हैं या फिर क्लासेस से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। और फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीटेट की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।